द खटक की टीम लगातार चुनावी यात्रा पर है। अलग अलग जगहों पर जाकर के हम लोग जनता की नब्ज टटोलने के साथ साथ तमाम उन प्रत्याशियों के पास भी पहुंच रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं उनका विजन क्या है, जनता के लिए क्या कुछ करने वाले हैं, या फिर इस बार उनके चुनावी रणनीति है वो किस तरीके की है। इन सब बातों को जानने के लिए फिलहाल हम राजस्थान की 7 विधानसभाओं में से सबसे चर्चित सीट खींवसर में है। खींवसर की सीट चर्चाओं में वैसे तो रहती है, लेकिन इस बार सबको तब चौंका दिया था जब कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बीजेपी के नेता की पत्नी को बनाया। हालांकि उनके बाद उनके पति ने वहां से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के बन गए। हमारे साथ डॉक्टर रतन चौधरी जी हैं, पढ़े लिखे और और यहाँ इस क्षेत्र में एक माहौल बना हुआ है कि हमें इस बार जो कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया है वो पढ़े लिखे हैं और काफी अच्छी सोच भी रखते हैं और अच्छा उनका विजन भी है। तो हम जानते हैं कि क्या इनका विजन है, किस तरीके से चुनावी मैदान में है। उससे पहले हमारे तमाम दर्शकों को इनका परिचय बताते हैं। मैम, वैसे तो हम सब लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं, लेकिन कई सारे हमारे दर्शक, खींवसर की जनता ये भी जानना चाहती हैं कि मैम का क्या बैकग्राउंड है, क्या जीवन परिचय रहा है। मैं डॉक्टर रतन चौधरी, सवाई सिंह जी की धर्मपत्नी और महाराम जी भूतपूर्व एमएलए साहब की पुत्रवधू हूँ। मेरी जन्म स्थली खींवसर के पास ही एक छोटा गांव है, बराथल गांव, वहाँ हुआ है। मेरा 1962 में जन्म हुआ और मेरी प्राइमरी एजुकेशन 2 साल इसी गांव से हुई है। और उसके बाद में मैंने MBBS किया जोधपुर मेडिकल कॉलेज से और MD किया है मैंने जयपुर मेडिकल कॉलेज से। और शादी होकर के मैं यहाँ सिणोद में महाराम जी चौधरी साहब के पुत्र सवाई सिंह जी के साथ मैं यहाँ आई। मैम, कंफर्ट हो जाइए, काफ़ी लंबी बातचीत होने वाली है अपनी। कोई दिक्कत नहीं है। सर से कब परिचय हुआ था सवाई सिंह जी से? लव मैरिज थी कि अरेंज थी? अब आप सोचते हैं कि हमारी शादी को हुए 43 साल हो गए हैं। हाँ। तो 43 साल पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ। और वैसे क्योंकि मेरा सवाल क्यों यूं आया कि एक IPS दूसरी डॉक्टर, वो ऐसा है कि जब हमारी शादी हुई तब तो ना मैं डॉक्टर थी और ना वो पुलिस सर्विस। अच्छा। मैं तो केवल 18 साल की थी और सवाई सिंह जी 21 साल के थे, 22 साल। तो ये अपन कह सकते हैं कि एक दूसरे के जब बने उसके बाद दोनों की किस्मत एक साथ ही खुल गई है। हाँ, ये परमात्मा की कृपा और बुजुर्गों का आशीर्वाद है। हाँ। हालांकि राजनीति को आपने बहुत नज़दीक से देखा है। आपके ससुर जी विधायक रहे हैं, प्रधान रहे हैं, आपके परिवार की हमेशा से राजनीति से ताल्लुकात रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं डॉक्टर रतन चौधरी इस राजनीति को? वैसे तो आप सभी को पता है, अब तक पता चल ही गया है कि मैं किसान और राजनीतिक परिवार से हूँ। और मेरे पीहर में भी मेरे पिताजी तो पुलिस सर्विसेज में थे, लेकिन परशुराम जी मदेरणा साहब मेरे फूफा जी थे। और मेरे पिताजी और मेरे फूफा जी का बहुत ही आपस में बहुत अच्छा स्नेह था और वो मदेरणा साहब का बहुत कुछ काम संभालते थे। तो साहब का आना हमारे यहाँ हमेशा रहता था और मैंने उनका कामकाज का तरीका, उनका बातचीत का तरीका और वो जो इतनी पढ़ाई लिखाई कर करके और सही मुद्दे पे ईमानदारी से जो वो राजनीति करते थे, वो एक तरीके से मेरे रोल मॉडल थे। मुझे हमेशा उनका काम करने का तरीका बहुत पसंद था। फिर मैं यहाँ आई तो मेरे ससुर जी भी आप पूरे इलाके में देख सकते हैं कि वो बहुत अच्छे नेता थे, बहुत मृदुभाषी थे, जन जन से जुड़े थे और वो हर चीज़ को इतनी गहराई से जानते थे कि मैंने उनसे ये बहुत सीखा। वो हर बच्चे को जानते थे, हर गांव वासी को नाम से जानते थे, कौन कहाँ का है, उसके दादा कौन है, ये सब चीज़ें मैंने देखी है। और परिवार में हमेशा ही, क्योंकि राजनीतिक परिवार रहा है, तो जनता का तो आना जाना रेला मेला लगा ही रहता था। फिर उसके बाद में जब मेरे पति पुलिस सर्विसेज में आ गए और मैं चिकित्सा विभाग में आई, तो फिर से ये दोनों जो विभाग हैं वो ऐसे विभाग हैं जहाँ सब जनता का, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी सोशल लाइफ ही रही है हमेशा? वही रही है। और मैं एक भी बात आपको बता दूं, मैंने 37 इयर्स की जॉब में मैंने 13 साल गायनी का काम किया है। मैंने खूब डिलीवरीज कराई हैं, ऑपरेशन कराए हैं और बाद में मैं बड़े हॉस्पिटल में आ गई। लेकिन मेरे 37 साल की पूरी नौकरी के कार्यकाल में मैंने एक भी मरीज को पैसा लेकर नहीं देखा है। एक भी मरीज को मैंने, चाहे घर पे तो मैं देखती ही नहीं थी,
ज़्यादातर मतलब हॉस्पिटल के पास ही हमारा रेजिडेंशियल होता था, तो मैं चाहे रात को 2 बजे भी देखा है तो मैं यही कहती थी, आप पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ। मैंने घर पे कभी एक भी मरीज को फीस लेकर सेवा भाव आपने अपने प्रोफेशन में भी किया? बिल्कुल किया है। और उसके बाद मैं अभी जहाँ से रिटायर हुई हूँ वहाँ मैं हेड थी, वहाँ पर भी मेरे मतलब मैं बहुत सी कमिटीज़ की हेड थी, परचेजिंग कमिटीज़ की भी हेड थी, लेकिन आप कहीं भी जहाँ जहाँ मेरी सेवा हुई है आप मेरा पूछ सकते हैं कि डॉक्टर रतन चौधरी का क्या काम रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपकी बातें हैं। तो आपके प्रोफेशन में इंटरफेयर कौन सर करते थे या सर के प्रोफेशन आप करते थे? कोई आपके पास सिफारिशें आती होगी सर के लिए कि यार डॉक्टर साहब के पास जाएं, वो बोल देंगे तो हमारा काम कर देंगे? सवाई सिंह जी का तो नाम ही सवाया है। हाँ। उनका जो पुलिस विभाग के अंदर जो उनकी पद की उनके प्रति जो सम्मान है, आप उसको कमाना बहुत मुश्किल है। पैसा तो आदमी कमा सकता है, लेकिन उस सम्मान को कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जो मैंने देखा, ये हमने खिंवसर आके हमने भी देखा है। मैं अपना बताती हूँ कि जैसे सवाई सिंह जी यूएनओ में भी, यूनाइटेड नेशंस में भी 1 साल के लिए जाकर के आए हैं, पीस कीपिंग फोर्स में। मैं भी गई थी उनके पास 2 महीने के लिए। तो वो वहाँ से, उस वक्त तो 2004 में तो फ़ोन के बहुत पैसे लगते थे इंटरनेशनल कॉल के, है ना। तो वो उस वक्त भी मतलब अगर किसी की रात को गाड़ी रोक ली और वो बच्चे फ़ोन कर देते थे कि साहब हमारी गाड़ी अट रोक ली, और साहब मैंने फ़ोन करता। तो मैं कभी मजाक में औरतें कह ही देती कभी कि ऐसा क्या है, तो बोले नहीं, रात को 2 बजे उसके अड़ी हुई है, अपने तो नहीं अड़ी हुई, लेकिन उसकी इमरजेंसी है, तो वो करते थे। अच्छा डॉक्टर साहब, कहाँ रही आपकी पोस्टिंग राजस्थान में, या ऐसा होता था कि जहाँ साहब की ड्यूटी वहाँ आप? वो हिसाब की, जैसे बाड़मेर से ज्वाइनिंग थी तो मेरी भी बाड़मेर से, जहाँ जहाँ उनकी हुई। तो प्रशासन में इतना तो रखते हैं सभी भाव कि भाई हस्बैंड की बाद में, एडमिनिस्ट्रेशन में तो इतना रहता है, सीनियर ऑफिसर्स रखते हैं। तो उनके बाद में मेरी महीने भर के अंदर अंदर साहब के साथ, तो बाड़मेर, फिर सिरोही, माउंट आबू, गजनेर, बीकानेर और फिर जयपुर। जयपुर में मैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज में भी रही हूँ, और फिर अभी बाद में रिटायरमेंट से पहले मैं ईएसआई सेंट्रल गवर्नमेंट का 300 बेडेड हॉस्पिटल है, उसमें हेड रही हूँ। चलो पर्सनल बातें तो खूब सारी कभी और इंटरव्यू करेंगे, लेकिन अभी आ जाते हैं सीधा खिंवसर। हाँ, तमाम जगहों से घूम करके खिंवसर, क्योंकि यहाँ का माहौल काफ़ी चर्चाओं में है। बड़ा मजा आ रहा है वैसे इलेक्शन लड़ने का। हाँ, 2018 में आपके पतिदेव चुनाव लड़े, कांग्रेस से 66,000 वोट लाए, और जो जीते थे वो 83,000 वोट लाए थे। 17,000 का डिफरेंट था। 5 साल तक लगातार क्षेत्र में रहे। क्या लगता है कि इन 5 सालों में वो 17,000 का डिफरेंट जो है, वो गैप था, वो कवर कर लिया? इसमें ऐसा रहा, देखिए ये हमारा थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा, और पार्टी ने भी चयन में थोड़ा हमारे साथ अन्याय किया। अगर हमें उपचुनाव में हरेंद्र जी मिर्धा साहब की जगह अगर हमें पार्टी लाती, तो जन कह रहा है कि सवाई सिंह जी उस वक्त जीतते। फिर भी हम लोग जनता के बीच रहे और हमने अच्छा काम किया। और अभी जब पिछले 10 दिनों, साहब तो वैसे एरिया में 2019 के उपचुनावों की बात कर रहे हैं। हाँ, 18 में हमें मिला, फिर उसके बाद में बेनीवाल साहब एमपी बन गए, फिर उपचुनाव हुए थे 19 में। उस वक्त हमने मांगा था कि देखिए हमने इतनी मेहनत करके कांग्रेस को, हम जो यहाँ पर जमानत जब्त होती थी उससे हमने केवल 17 दिन में, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो मेरे ससुर जी के हिसाब से नागौर थी, और हम टिकट भी नागौर से ही मांग रहे थे, हमारी तैयारी भी पूरी नागौर से ही थी, परंतु हमें पार्टी का आदेश मानना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाई आपको तो नागौर से तो नहीं, आपको खिंवसर से दिया जाएगा। तो हमने भी चुनौती स्वीकार कर ली, और 17 दिन के अंदर हमारे साथ में कोई कांग्रेस नहीं थी, बस एक टिकट दिया था, क्योंकि सब नेता अपने अपने एरिया में इलेक्शन लड़ रहे थे। और फिर इतने समय से कांग्रेस को यहाँ बिल्कुल फ्री छोड़ दिया था, कोई मेहनत ही नहीं कर रहा था रूट लेवल पे, तो कोई संगठन नहीं था, कोई कार्यकर्ता नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक तरीके से बिल्कुल रॉ एरिया के अंदर हम आके खड़े हो गए थे। तो पहले दिन तो ये लगा कि क्या करें, कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, लेकिन ये परमात्मा की कृपा है कि हमारा परिवार जब जूझ पड़ता है ना, तो फिर पूरी ताकत से जूझ पड़ता है। और फिर जो सवाई मेरे ससुर जी के काम, मेरे पति के जो पिछले 34 साल उन्होंने नौकरी के दौरान जो सेवाएं दी, फिर मेरी रिश्तेदारियां भी है, मैंने भी चिकित्सा विभाग में जो भी जोधपुर सेवाओं के लिए गया या जयपुर आया उसकी हमेशा मदद की। तो हम वहाँ के लोगों के लिए अनजान नहीं थे, पर हमारे लिए ये एक मैदान नया था।
और हमने खूब मेहनत की, लोगों ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया। और जब धीरे धीरे हर एक दिन जुड़ते गए हमारे काम को, हमारे व्यवहार को देख करके, और हम 67,000 तक पहुँचे। 66,000 समथिंग कुछ हमें मिले थे। हाँ, फिर 18 से 23 आ गया। 23 में भी दावेदारी की होगी? बिल्कुल की थी दावेदारी, पुरजोर दावेदारी की थी। बस यहीं आकर के दुर्भाग्य अटक जाता है कि समय पर पार्टी तय नहीं करती है। अगर समय पे तय कर देती है तो हमको कोई हरा ही नहीं सकता। समय पर तो हर वक्त असमंजस रखा जाता है। तो फिर हम हमारी जनता के बीच जुड़े हुए थे, हमेशा साहब का आना जाना रहा है, मेरा भी रहा है, सुख दुख में होली दिवाली आ रहे, तो उन लोगों का यही कहना रहता था कि आप टिकट लाइए। तो हमने भी यही कहा, आएंगे हम टिकट के साथ ही, ऐसे नहीं आएंगे। लेकिन जो हमारे सीनियर लीडर्स थे वो एकदम हमें स्ट्रांगली, कभी भी उन्होंने एश्योर नहीं किया कि आप अगले 5 साल तक आप मेहनत करो, हम आपको देंगे। कह रहे थे कि आप लगे रहो, ऐसी बात नहीं है कि मना किया, लेकिन एक थोड़ी और एश्योरेंस होती। तो जैसी अब जनता कह रही है मुझे, हमें तो इतना फिर भी नहीं लगा, जनता कह रही है कि मैडम जी आपको। तो क्या इस बार हर बार का दुर्भाग्य इस बार भाग्य में बदला है? आप ऐसा मानते हैं? हाँ, लग रहा है बिल्कुल। इस बार देखिए, आपके मीडिया हमें बहुत मदद मिल रही है, जो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में जनता को हम कैसे हैं, हमारा काम का तरीका क्या है, हमारा भाव क्या है, हम पिछले के इन सालों में हम कहाँ सेवा दे रहे थे, तो इन सब चीज़ों से लोगों को बहुत ही विश्वास आ रहा है। इसमें एक बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। कोरोना काल के अंदर हमारे इस खिमसर और नागौर क्षेत्र के भी बहुत सारे लोग महाराष्ट्र, हैदराबाद उधर थे, और वो बॉर्डर्स पे अटके हुए थे। और उस दौरान सवाई सिंह जी ने उन लोगों की बहुत मदद की है। बसें साहब ने वहाँ पर प्रशासन से और बात करके, रिक्वेस्ट करके, और उन लोगों को घर पहुँचाने की मदद की। तो वो एक कितना बड़ा हमारे ऊपर पुण्य करने का अवसर दिया परमात्मा ने। तो जनता को अब पता चल गया कि भाई हाँ, ये एरिया नहीं छोड़ेंगे, इनकी जो काबिलियत है, इनके जो संबंध हैं, उससे हम हमेशा इनके साथ जुड़े और उनके काम करवाएं। फिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी साहब को? बीजेपी ज्वाइन करने वाला अध्याय रहा तो बहुत छोटा, पर जब हमारे नाराजगी थी? नहीं, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं थी, नाराजगी नहीं थी। हमारे जब 67,000 वोट्स थे ना, वो बीजेपी को दिख रहे थे। उनको लग रहा था कि हमारे पास जनाधार है। तो बीजेपी से हमारे पास में अप्रोच किया गया, और हम ज्योति मिर्धा के साथ थे, तो उनकी भी ये राय थी कि भाई हम लोग बीजेपी ज्वाइन करते हैं। मैं तो सेवा में थी, मैं तो नौकरी में थी, तो मैं तो थी नहीं। तो क्या डॉक्टर रतन चौधरी या सवाई सिंह जी द्वारा इस बार उपचुनाव में भी बीजेपी के लिए दावेदारी पेश की गई थी? हमने थोड़ा बहुत शुरुआत में जब हम बीजेपी में गए थे तब, फिर उसके बाद से तो, और मेरा पर्सनली कहती हूँ, मैं भी एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, मेरा अपना खुद का सोच है, तो मुझे तो कभी भी बीजेपी पसंद नहीं थी। मुझे कभी आपने टोका नहीं डॉक्टर साहब कि हम लोग इतना कर रहे हैं, हमारा परिवार ये रहा है, आप ये कुछ कई बार सोच थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इंसान है, पर वो हमें बहुत जल्दी ही समझ आ गया कि इस पार्टी की रीति नीति जो है वो हमारे भाव के साथ नहीं मिलती है। तो फिर हम कहीं भी आप देख लीजिएगा कि जो 23 के चुनाव, चाहे एमएलए के चुनाव रहे, चाहे 24 के एमपी के चुनाव रहे, हमारा परिवार कहीं भी बीजेपी के साथ किसी मंच पे हमने साझा नहीं किया। आप देख लीजिएगा। फिर कांग्रेस में बीजेपी से वापस कांग्रेस आने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? नहीं, कांग्रेस का तो जैसे अब भाई जयपुर रह रहे हैं, तो मंत्री संतरी जब साहब सेवा काल में थे तो हमारा दोनों पार्टियों से के साथ उठना बैठना तो रहा ही है। तो हम कोई उनके लिए भी नए नहीं थे और इनके लिए भी नए थे, क्योंकि जब आप सेवा में अच्छी पद पे होते हो तो नेताओं को आपसे काम पड़ता है, करवाना होता है ना एरिया। जयपुर वाले नेताओं ने काफी अच्छी मदद की है वापस कांग्रेस में आने के लिए, और वापस टिकट उसका भी इस तरीके से हुआ कि जब ये अपने उपचुनाव की घोषणा हुई, तो घोषणा होने के बाद में जैसा कि सभी पार्टियां करती है, तो कांग्रेस की भी 2-3 कमेटियां एरिया में आई फीडबैक लेने के लिए कि भाई हमें दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन रखना चाहिए या कांग्रेस को अपना खुद का उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए। तो यहाँ से ज़्यादातर जगह से यही फीडबैक गया कि नहीं, हमें हमारी पार्टी का ही चिन्ह चाहिए और हमारी पार्टी का ही नेता चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत वोट है कांग्रेस के। भाई यहाँ आप पिछले आप देखो कि किसानों की और पीड़ित जो पिछड़ा वर्ग है उन्हीं का ये एरिया है ज़्यादा, तो किसान और पिछड़ा वर्ग तो कांग्रेस का ही है।
तो उन लोगों ने फिर और मैं रिटायर हुई थी अभी 31 जुलाई को ही, तो उन्होंने बात दूसरे माध्यम से कही कि भाई हम उनके परिवार को देना चाहते हैं अगर वो इच्छुक हो तो हमने विचार विमर्श किया कि परिवार में करते ही अपन कोई बड़ा काम लेते हैं। तो सबकी सोच यही रही कि नहीं, हमें जब हमने पिछले 17 दिन में ही हमारे को इतना जनता ने समर्थन दिया, हमें इतने चाह से उन्होंने अपनाया, और हमने भी उनके, चाहे हम जीते नहीं लेकिन हमने किसी नेता से ज्यादा उनके काम कराए, ये मैं अभी गिना सकती हूँ। ऐसे ऐसे काम कराए जो कांग्रेस सरकार कार्यकाल में। तो जनता चाह रही थी कि नहीं, इनमें काबिलियत है, हमने चाहे इनको हराया। तो क्या हनुमान जी ने नहीं करवाए? मुझे तो नहीं लगता, जो जनता कह रही है। और पहले तो मैं नौकरी में थी तो मेरे को नहीं इतना एरिया का पता था। भी मैं यहाँ आती थी, लोगों से मिलती थी, बराथल भी जाती थी, लेकिन एक राजनीतिक तरीके से मैंने एरिया को नहीं देखा था जितना मैंने अब इस चीज़ को महसूस किया है। और पिछले 10 दिनों से मेरी जनसभाएं हो रही है, मैं लोगों से मिल रही हूँ, तो मुझे तो यही लगता है कि यहाँ तो विकास नाम की तो कोई भी चीज़ नहीं। यहाँ केवल विकास इस तरीके से होता है कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के अंदर आजकल अपन को सारी वोटिंग आ जाती है कि किस बूथ पे कितने वोट पड़े, क्या पड़े। तो कांग्रेस सरकार के दौरान एक पर्टिकुलर एरिया के लिए जीएसएस स्थापित करना था, फिर उनको देखा गया नेताजी द्वारा कि इस जीएसएस में तो मुझे वोट कम मिले, तो उन्होंने उस जीएसएस को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। इस तरीके का विकास है कि कहाँ उनको सूट करता है। तो आप लोग इंटरफेयर नहीं किए? इंटरफेयर देखो, आपके पास जब तक राजनीतिक कलम नहीं होती ना, एक लिमिट से भाई उनको सरकार ने एमपी कोटा के अंदर इतना राइट्स दे रखे हैं, अधिकार दे रखे हैं, तो आप हर जगह ऐसे इंटरफेयर कैसे कर सकते हैं? आप बताइए। हर एक की तो इस बात को लेकर जनता आती होगी आप लोगों के पास कि हमारा ये हो रखा था? हुआ है। अब देख लीजिए, इसका उदाहरण देती हूँ कि ये खड़काली और गुड़ा भगवान दास है। तो इन लोगों ने मेरे हस्बैंड के पास आकर के सवाई सिंह जी के पास अप्रोच किया, बोला साहब हमारे उधर की पंचायत दूर पड़ती है, हमारे नागौर पास पड़ता है, तो हमारी पंचायतों को उनके साथ मिला दो, उधर करवा दो। साहब ने कराया दोनों को, पहले खड़काली वालों का, जब खड़काली वालों को हुआ तो गुड़ा भगवान दास वाले भी आए, तो फिर उनका भी कराया। इसी तरह इधर जो भदौरा पंचायत है, वहाँ की सारी जनता ने कहा कि साहब आप हमारी तो इस भदौरा को पंचायत कराओ, और वो भी पंचायत हुई। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो खिमसर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक डार्क जोन और ट्यूबवेल का बहुत ही झगड़ा था, बहुत जनता किसान परेशान थी, तो साहब ने मेहनत करके कांग्रेस सरकार के अंदर इस पूरे एरिया का डार्क जोन हटाया। तो ये 18 में क्यों हटा? ये तो पहले भी हट सकता था अगर नेताजी सोचते थे। लेकिन अभी भी भाषण दिए जा रहे हैं कि कई सारे ऐसे वंचित गांव हैं, यहाँ पर बिजली है ही नहीं। बिजली तो अभी भी नहीं है, बहुत गांव में नहीं है। और जो कांग्रेस सरकार ने डोमेस्टिक वाली सुविधा दी थी, छूट वाली, प्लस किसानों को भी, वो भी इस नई सरकार ने, फूल वाली भाजपा सरकार ने बंद कर दी है। ये किसान लोग बता रहे हैं। चलो अपन उस चीज़ों पर जाएंगे, लेकिन अभी भी हम अपन एक सवाल पर अटके हुए हैं कि वापस आपके नाम के टिकट की सहमति बनना, डॉक्टर रतन चौधरी को टिकट मिलना, ये क्या पूरा माजरा? ये पूरा माजरा यही है कि यहाँ खिमसर में कोई भी जना आना ही नहीं चाहता है। कोई, ये जो बेनीवाल जी को कमजोर किसने किया? पहले तो ये सोचा जाता था, मैं आपको बताऊं, जब हमारी कांग्रेस की टिकट मिलने के बाद 2018 के अंदर, जब हमारी शायद दूसरी ही मीटिंग होगी इसर नावड़ा इधर, और उस मीटिंग में गाड़ियों के ऊपर पत्थर फेंके गए थे। मतलब ये टेरर किया हुआ था आरएलपी का कि यहाँ तो कोई दूसरा मीटिंग ही नहीं कर सकता 2018 के अंदर, इलेक्शन के दौरान। और उन गाड़ियों की जो पत्थर फेंके गए, 20 मिनट के अंदर सब कुछ चेक कर लिया गया। जिन्होंने गड़बड़ की उनको पकड़ा गया, पुलिस इतनी तुरंत आई है। तो उस दिन जनता को पता चल गया कि भैया अब ये जो परिवार आया है यही इनसे लोहा ले सकता है, ये ही अन्याय से भय मुक्त राजनीति ये सब कर सकता है। तो वो सब हमारा पुराना सब कुछ ट्रैक रिकॉर्ड देख करके इस बार कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने, हाईकमान व राहुल जी ने, अपने रंधावा साहब ने, डोटासरा साहब ने, अशोक जी गहलोत साहब ने, इन सब ने मिलकर मंथन करके हमको पूछा कि हम आपको प्रत्याशी बनाना चाहते हैं, आप सहमत हो क्या? तो हमने कहा ठीक है, चुनौती लेना तो हमारा पारिवारिक वो है कि जो, और फिर जब करते हैं उस काम में पूरा जी जान लगा देते हैं। होना करना परमात्मा के हाथ में। टिकट रतन चौधरी के नाम की टिकट बस जब सहमति बनी तो सबसे ज़्यादा उस पर किन्होंने सहयोग किया? अगर एक इंडिविजुअल किसी का नाम लेना चाहें आप? सहयोग सबसे ज़्यादा डोटासरा साहब और रंधावा साहब ने किया।
गहलोत जी की सहमति थी, हम उनसे आशीर्वाद लेकर के आए हैं साहब, उनसे भी बातचीत हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा सहयोग हमारा डोटासरा साहब और रंधावा साहब ने किया। और पर उनके पास भी फीडबैक हमारा सही गया हुआ था। डॉक्टर रतन चौधरी को जैसे ही टिकट के नाम की घोषणा हुई, थोड़ी देर बाद आरएलपी से कनिका बेनीवाल का नाम आता है। दोनों महिलाएं जिनको राजनीति विरासत में मिली हो, दोनों को आप किस तरीके से देखते हैं? विरासत में तो हमें तो नहीं मिली है, हमने मेहनत भी की है, हम दोनों ने पारिवारिक पृष्ठभूमि तो पृष्ठभूमि 100% है, लेकिन उसको पारिवारिक पृष्ठभूमि को हमने सेवा भाव से आगे तक बढ़ाया भी, आपने कंटिन्यू किया। और वैसे देखो, प्रत्याशी चयन तो हर एक पार्टी का अपना एक पर्सनल वो है, उनको भी लगा होगा कि चलो एक महिला आई है तो महिला खड़ी करते हैं, हर एक जना अपने हिसाब से सोचता है और उनकी बात सही है। वो अपने भाई को भी उतार सकते थे, पिछली बार वो वहां से विधायक रहे हैं, पर उनका जो भी पारिवारिक कारण रहा होगा। उन्होंने भी बीएससी किया है, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं। बीएससी और एमडी में बहुत फर्क है, मैं एमबीबीएस एमडी हूँ और 37 इयर्स में जनता के बीच में रही हूँ। तो मेरा जो हॉस्पिटल है उसके अंदर हर दिन 2500 पेशेंट आते हैं। चलो अपन अभी तो सिर्फ आरएलपी और कांग्रेस की बातचीत करेंगे, उसके बाद बीजेपी पर भी आएंगे। हाँ, बिल्कुल आइए। किस तरीके से देखते हैं, क्या फर्क देखते हैं आप में और कनिका बेनीवाल की बात करें या फिर हनुमान बेनीवाल की बात करें? हनुमान जी बेनीवाल हैं, उनकी अपनी खुद की पार्टी है और उनकी कार्यशैली अलग है और हमारी कार्यशैली अलग है। हमारी कार्यशैली जो है वो भय मुक्त, न्याय वाली और अच्छी भाषा वाली, सभ्यता वाली और जन जन से जुड़ी हुई, जो सेवा कार्य में जुड़ी हुई है उस वाली है। उसके अलावा हमारे साथ ईश्वर का ये और आशीर्वाद है कि 34 ईयर्स से मेरे हस्बैंड ने पुलिस में, मैंने चिकित्सा विभाग में जो सेवा दी है, उससे भी लोग बाग हमसे बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत हमारी कार्यशैली से प्रभावित हैं। हमने उनकी जो दिन रात जहाँ भी वो मौके बेमौके उनकी जो दुविधा हुई है, सबसे बड़ी बात है हमने उनकी मदद 2 रुपये हमारी जेब से खर्च करके ही किए। हमने किसी से 1 रुपया कभी नहीं लिया। राजनीति में अगर ना राजनीति में लेंगे, परमात्मा की इतनी कृपा है हम पर, मौका मिलता तो सेवा भाव इससे और ज्यादा बढ़े। देखिए डबल हो जाएगा ना भाई। प्रशासन का तो अनुभव भी है और संबंध भी है, दोनों बातें। आजकल आप देख ही रहे हैं कि कोई भी कार्य जो संपादन होता है वो तो सरकारी चैनल से ही होता है। नेता क्या कराएगा? नेता तो एक अपनी दे देगा कि भाई मेरी डिजायर दे दी। अब डिजायर का क्रियान्वयन कौन करेगा? ब्यूरोक्रेसी करेगा। किस लेवल वाला बंदा करेगा? उस काम को कैसे करना है? मेरे ख्याल से हमारे परिवार से ज्यादा उन लोगों को इस बात का अनुभव नहीं है और ये तो मैं बिल्कुल तहे दिल से कह सकती हूँ। हनुमान जी कहते हैं, उनकी पत्नी कनिका जी ने एक भाषण दिया था, उसमें कहा था कि मेरे पति ने और मेरे देवर ने जब यहाँ रहे, एमपी एमएलए रहे, तो खूब विकास करवा दिया, अब कोई कमी है ही नहीं, हम तो अब महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए बात करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले 10 दिनों में देखा है, मेरी ये आदत है कि मैं जिस भी तरफ निकलती हूँ तो मैं उस चीज़ को दाएं बाएं चारों तरफ देखती चलती हूँ। तो अभी आप देखिए कि जिन गाँव में मैं गई हूँ वहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, गांव में खुर्रे नहीं बने हुए हैं। भदोरा जैसा बड़ा कस्बा, पढ़े लिखे चारणों का गांव है वो, उसके अंदर जो मेन सड़क है वो कीचड़ से पूरी भरी हुई है, आपकी गाड़ी कीचड़ से ही निकलेगी। ठीक बात है, जाल नहीं बिछा, कोई कुछ भी, मेन सड़क, जाल तो और बड़ी बात है, मेन सड़क। आज मैं खिमसर प्रॉपर में मैं कच्ची बस्ती में दौरा करने गई थी, तो वहाँ के लोगों ने कहा मैडम जी आज दिन तक तो कोई नेता आया ही नहीं, आज पहली बार आप हमारे एरिया में देखने तो आए हो। और मैंने जो उनका, इतनी गंदगी है, नालियाँ डटी पड़ी है कि ना तो हमारी सफाई, ना हमारी बिजली, ना हमारे पानी, तो ये तो मूलभूत है। फिर उसके बाद अपन चिकित्सा पे जाते हैं, तो चिकित्सा के अंदर भी मैं बीइंग डॉक्टर, मैं पूछ रही हूँ सीएचसी पे कितना स्टाफ है, तो मुझे पता चला कि खिमसर इटसेल्फ में ही पूरा स्टाफ नहीं है। कुचेरा जैसा बड़ा कस्बा, वहां पर सालों से एक भी गायनेकोलॉजिस्ट या लेडी डॉक्टर भी नहीं है। तो आप खुद बताइए कि क्या ये इन सब लोगों को भी चिकित्सा और एक ये थाना, ये 2 तो ऐसे हैं कि जिनको कहीं ना कहीं काम, चिकित्सा तो पड़ता ही पड़ता है, और लेडी डॉक्टर नहीं होना मतलब कितने शर्म की और कितने दुख की बात है, आप बताइए। तो अपने एरिया के, खिमसर के ही
चिकित्सा मंत्री हो गए, उनको बने भी 11 महीने हो गए और उन्होंने अब तक अपना ही एरिया दुरुस्त नहीं किया, उसको ही चेक नहीं किया। मैंने तो 7-8 दिन में ही देख लिया कि यहाँ ये कमी है। तो उन नेताओं का काम करने का तरीका, उनकी प्रायोरिटीज, उनका भाव, वो सब कुछ ही अलग है और हमारा बिल्कुल अलग है। चलिए, अब अपन बात आपने शुरुआत कर दी है, खींवसर से गजेंद्र सिंह से शुरुआत की है, चिकित्सा मंत्री से। रेवंत राम डांगा की कर लेते हैं। आरएलपी हाँ बताइए से थे, 2023 में चुनाव लड़ा और हनुमान बेनीवाल को कड़ी टक्कर दी और ये बातें ये शुरू हो गई कि चेले ने गुरु को कड़ी टक्कर दी और इस बार भी यही है। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि पहली बात तो वो अभी पूरे गुरुजी बने नहीं हैं, वो अभी आधे तो चेले ही हैं। इस वजह से है कि उनकी खुद की धर्मपत्नी ही भी आज दिन तक आरएलपी के चुनाव चिन्ह पर प्रधान बनी है मुंडवा से। वो लड़ी आरएलपी के चुनाव चिन्ह पे थी और आरएलपी के सदस्यों ने उन्हें आज दिन तक प्रधान बनाया हुआ है। तो पहली बात तो उन्होंने बोतल छोड़ी ही नहीं है, रेवंत राम डांगा बिल्कुल उनकी पत्नी। ये मैं मंच से कम 10 बार कह चुकी हूँ, आज दिन तक उसका जवाब नहीं आया है, अगर इसका मतलब सही कह रही हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो पिछले 20 सालों से उसी स्कूल के पढ़े हुए हैं, आरएलपी की स्कूल के ही पढ़े हुए हैं, तो उनकी कार्यशैली, उनका काम करने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, सब कुछ आरएलपी का ही है। और एक आप उनको और एक पढ़ी लिखी एमडी डॉक्टर को तो आप किसी भी तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते, ये तो आप समझ ही रहे हैं। अभी उन्होंने पिछले हनुमान बेनीवाल और रेवंत राम डांगा को कंपेयर करें तो हनुमान बेनीवाल तो फिर भी उनका जयपुर का, यूनिवर्सिटी का फिर भी एक्सपोजर है, लेकिन इनका डांगा साहब का तो कोई एक्सपोजर ही नहीं है। अभी वो पिछले दिनों की बात है, एक सभा में बोल रहे थे कि मेरे को तो जेएन जो है वो उसकी ट्यूबवेल की ही चाबी नहीं देता। अरे 11 महीने में आपने एमएलए का इलेक्शन लड़ा है, आपकी खुद की सरकार है, आप 11 महीने में ट्यूबवेल की चाबी नहीं ले पाए। आप के मैं ढोलकियाँ लेकर के जाता हूँ, एएन जमा ही नहीं करता। ये तो अगर आप खुद सोचिए कि 11 महीने में जिनकी खुद की सरकार है, अगर ये इतना छोटा काम अगर आप नहीं करवा पा रहे हैं तो आप जनता का क्या प्रतिनिधित्व विधानसभा में करेंगे? आप खुद बताइए। काम कैसे होता है, वो कहाँ से एप्लीकेशन लिखी जाती है, फिर वो किस लेवल के आदमी से अपन को बात करनी है, तो ये तो सब आपका जब एक्सपोजर होगा तब आपको समझ आएगा ना, नहीं तो दूसरे ही लोग आपको गवर्न करेंगे। और वो हर बार कह रहे हैं मैं सबसे पूछ कर काम करूँगा, तो पूछना तो पड़ेगा ही जब आपको खुद को नहीं आता है तो। तमाम नेता हैं, बीजेपी के मिनिस्टर हैं, यहाँ पूरे खींवसर में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके इस सीट को निकालें। वहीं हनुमान बेनीवाल है, उनकी भी पार्टी की दांव पे लगी है साख की भी, हमें कैसे भी करके इस सीट को निकाला। और उधर कांग्रेस पूरी मेहनत कर रही है कि उनको आज की तारीख में डॉक्टर रतन चौधरी चुनौती मानती हैं। चुनौती तो देखिए, अब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के तो उनका पूरा जिसकी भी गवर्नमेंट होती है तो ताकत तो हर पार्टी लगाती ही है। लेकिन बीजेपी सरकार में मैं तो जयपुर ही रह रही हूँ और अभी तक नौकरी में ही थी, तो मैं नहीं कह रही, हर एक जना ये कह रहा है कि 11 महीने से स्टेट की कोई सरकार नाम की चीज़ ही नहीं है। एक जो चिट की सरकार है, जो योजनाएं ऊपर पूंजीपतियों सेठों के हित की है, वो दिल्ली से चिट्ठी आती है, फाइल आती है, वो साइन हो जाते हैं। बाकी मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आप तो जिमो और भ्रमण करो। और मंत्रियों के पास मैंने जनता को कहा है, मैं जनता की जो मीटिंग्स में मैं कहती हूँ कि आपके जब बीजेपी के जब मंत्री आते हैं तो आप सवाल करो, उनको पूछो कि आप वोट मांगने आए हो तो मुझे ये बताओ कि अभी खेती का टाइम है और किसानों को डीएपी नहीं मिल रही। पहले मैं उनको कहती हूँ, मैं भी अगर आप मुझे जनप्रतिनिधि बनाओगे तो मेरे से भी सवाल करना कि मैडम आपका ये ड्यूटी बनती है बीइंग एमएलए, तो आपने ये हमारा काम क्यों नहीं कराया। उसी तरीके से जनता का पूरा अधिकार है। और ये जब भीड़ जब आती है ना मंच पे कि ये मंत्री जी, फलाने मंत्री जी, ढीकड़े मंत्री जी, तो उन मंत्रियों को पूछो। जब आपके पास आते हैं, जलदाय मंत्री आता तो जलदाय मंत्री को पूछो, ठीक है, एग्रीकल्चर का आता तो उसको पूछो, चिकित्सा मंत्री आता तो उसको पूछो कि भाई पहले हमारे स्टाफ लगाओ, हमारी सुविधाएं करो, फिर हम वोट देंगे। तो ये मंत्री आने करने से नहीं, और जनता भी पता नहीं क्यों नहीं पूछती है। मुझे तो जनता को जागरूक बनाना है कि उनका अधिकार है पूरा पूछने का। उनके पैसों से, टैक्स के पैसों से ये मंत्री संतरी सब चल रहे हैं,
तो इन मंत्री संतरियों को हमारी जनता सवाल क्यों नहीं करती? उनका पूरा अधिकार है, खड़े हो जाएं सबके सब और बोले कि पहले यहाँ डीएपी दिलवाओ, उसके बाद मीटिंग करने दो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अवेयर अभी भी जनता नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए? होती है जनता जब अपन पर्सनली इंडिविजुअली एक एक जने से बात करते हैं तब बोलते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ जब सुनी जाएगी जब हेड ज़्यादा होंगे। अकेले बोलने से कुछ नहीं होता। आपके एरिया में मीटिंग है तो आप पहले मीटिंग करके बात करो कि भैया अब ये नेताजी आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को, अगर कांग्रेस ने गलत किया तो कांग्रेस को पूछो, बीजेपी ने गलत किया तो बीजेपी को पूछो। तो अब तो सारी सरकार ही आ रही है, अब तो आपकी सरकार तो आपके द्वार आई है, तो आप पूछो। अच्छा, कई सारे ऐसे नेता हैं जो आरएलपी में थे और छोड़ के कांग्रेस में आए हैं, तो क्या डॉक्टर रतन चौधरी ये चाहते हैं कि उन नेताओं को यहाँ बुलाया जाए प्रचार के लिए? मैं एक दो के अगर नाम लेना चाहूँ तो उम्मीदवार बेनीवाल सांसद हैं, हालांकि हरीश चौधरी एक बड़े नाम है इस क्षेत्र में। आएंगे, वो लोग भी आएंगे, हमारे संपर्क में हैं। अभी दीपावली आ गई थी बीच में, तो सभी थोड़ा त्योहार में थे, अब कल से वापस से सभी लोग आना शुरू। अशोक गहलोत को बुलाएंगे आप? बिल्कुल कहेंगे गहलोत साहब को। हम तो जब यहाँ टिकट लिए मिलते ही मैं तो गहलोत साहब का आशीर्वाद लेकर आई हूँ, बिल्कुल उनके घर जाके उनका आशीर्वाद लेकर आई हूँ। क्या खींवसर की जनता को मैसेज हैं डॉक्टर रतन चौधरी का, हमारे इस चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि सारे खींवसर के वासियों, आप सभी लोग, अभी आपके पास 10 दिन हैं, हम तीनों प्रत्याशियों का पुराना कामकाज देखिए, उनका परिवार देखिए, उनका सेवा भाव देखिए। दूसरा, फिर आप पार्टीज़ को देखिए। कांग्रेस पार्टी जो है वो गरीबों की, किसानों की, दलितों की, पिछड़ों की पार्टी है, और जो योजनाएं पिछले 5 साल के कांग्रेस सरकार के दौरान जो आई हैं, जो अनगिनत योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा था। जो भारतीय जनता पार्टी आने के बाद ज़्यादातर योजनाओं का पैसा रोक लिया गया है या उनका नवीनीकरण करने के नाम पे, समीक्षा के नाम पे रख दी गई है। तो ये सारी चीज़ें देख करके, और आरएलपी को आप पिछले 20 साल से जुटा रहे हो, तो एक नया अध्याय चालू करो। और उनको तो आपने एमपी वैसे ही बना रखा है, अगर उनका विकास करने का इरादा है तो आप हमको एमएलए बनाइए। अब फिर आप कंपेयर करिए कि भाई हम काम करते हैं कि नहीं करते हैं। और मैं तो बार बार ये जनता से कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो गरीबों की, गाँवों की, किसानों की और नहीं है। और वो धीरे धीरे अगर जनता नहीं जागी तो ये जो आपको अंबेडकर जी के माध्यम से, संविधान के माध्यम से जो आपको आरक्षण का फायदा मिला था, वो भी आपका बंद होएगा। इसका मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि मैं जहाँ कार्य कर रही थी तो अब वहाँ सरकारी परमानेंट नौकरियाँ 2016 के बाद धीरे धीरे बहुत कम हो रही है, और संविदा पे लेना चालू कर दिया है। तो शुरू के 1-2, मैं भी सीनियर हूँ तो मैं भी बहुत सी कमेटी की थी, मेंबर भी थी, चेयरपर्सन भी थी ये, तो उसमें जो है वो आरक्षण को जिस हिसाब से कैटेगराइज करना चाहिए वो नहीं हो रहा था। फिर हमने 1-2 लोगों ने आवाज़ उठाई कि नहीं ये गलत हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि गांव वाले परिप्रेक्ष्य वाला बच्चे को तो पता ही नहीं चलता कि जयपुर में बॉन्ड्स निकली हैं, है ना। वो तो अब आजकल ऑनलाइन निकलती है। फिर वो वही जो शहरी बच्चे हैं या मेरा जैसा जो ग्रामीण परिवेश है, तो वो फिर थोड़ा ध्यान रखे, 2-4 बच्चों को मोटिवेट करता है, उनको टाइम पे इंटीमेट करता है कि ये ज़रूरतें पड़ेगी, तुम्हारी ये ट्रेनिंग होनी चाहिए, तुम्हारा वो होना चाहिए। तो एक तरीके से तो आपने आरक्षण खत्म करने की शुरुआत तो कर दी ना, तो बिल्कुल गलत है। निश्चित तौर पर कई सारी बातें हुई हैं डॉक्टर रतन चौधरी के साथ। हम कोशिश करेंगे कि आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो। इनके विजन को लेकर हमने बातचीत की, इनकी पर्सनल जो क्या जीवन रहा है उनको लेकर भी बातचीत की, खींवसर की राजनीति को लेकर भी बातचीत की। उम्मीद करते हैं एक बार पुनः इनके साथ जब चुनाव नजदीक आए तो फिर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ इनके समीकरण हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि खींवसर की जनता इन त्रिकोणीय मुकाबले में किनको विजयी बना करके जयपुर की लाल कोठी में भेजेंगे। धन्यवाद।